गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। देखो लास्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अपन ने 5 टाइप्स पढ़े थे बेटा। कौन कौन से थे सर? पहला था अपना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज, ओपन और स्ट्रक्चरल। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो 6 टाइप है और वो पढ़ेंगे अपन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा है बेटा? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, बहुत ही सिंपल मीनिंग। देखो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो डिपेंड है इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस साइकिल के ऊपर। मतलब याद है, सुना आप लोगों ने, जब कंट्री में क्या रहता है, बूम पीरियड रहता है, या कंट्री बोल लो या इकोनॉमी बोल लो या बिजनेस साइकिल बोल लो, जब इसमें क्या रहता है बेटा, बूम रहता है, तो बेटा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन जब कंट्री, इकोनॉमी या बिजनेस के अंदर रिसेशन आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है, रिसेशन, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो किस पे डिपेंड है बेटा, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस के ऊपर। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर तो बेटा लोगों को जॉब मिलती रहेगी, लेकिन अगर मार्केट के अंदर बिजनेस ही नहीं चल रहा तो लोगों की जॉब भी चली जाएगी। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो किस पर डिपेंड है बेटा, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस के ऊपर। इट इज डिपेंड अपॉन बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस के ऊपर, कि अगर बूम पीरियड रहेगा तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होता है, और अगर रिसेशन रहता है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो हम बात करने वाले हैं बेटा इसकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। सुनना ध्यान से। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच अराइजेज ड्यू टू बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, that is normal ups and downs of the economy, and when the economy is at the boom period the cyclical unemployment is minimum। और जब इकोनॉमी क्या रहेगा, बूम पे रहेगा, तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम होगा, और जब इकोनॉमी में क्या रहेगा, रिसेशन, तभी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो when the economy is at the boom period the cyclical unemployment is minimum, whereas at the time of recession it is मैक्सिमम। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो किस पे डिपेंड है बेटा, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी में क्या रहेगा बेटा, बूम पीरियड, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम होता है, और जब इकोनॉमी में क्या रहेगा बेटा, रिसेशन, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट टाइप, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये तो बहुत ही आसान है, पढ़ा लिखा बेरोजगार, सुना होगा बेटा आपने, और ये हमारी कंट्री में है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई ऐसा पर्सन जो हाईली क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छी उसके पास स्किल्स है, बट फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ते हैं देखो, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एजुकेटेड पर्सन डज नॉट हैव द राइट जॉब फॉर हिमसेल्फ। जब कोई एजुकेटेड पर्सन है तो उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों हुआ सर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी, ऑल्सो देयर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच द जॉब, और या फिर उसकी क्वालिफिकेशन जॉब से मैच नहीं करी, जॉब रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रही। इसकी रीज़न पता है क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? सोचो इंडिया में एक लगभग अब बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, बल्कि ग्रेजुएशन तो लगभग 90% लोग करते हैं आजकल, फिर भी लोगों की जॉब नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या क्या है मैं बताता हूँ, ड्रॉबैक्स। पहला है फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, दूसरा बोला लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, जो स्किल्स है वो क्या है, बहुत ही कम है। एक बोला प्रेफरेंस ऑफ वाइट कॉलर जॉब्स, लोग जनरली वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आर सम ऑफ द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ एक रीज़न मैंने बताए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए बेटा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये अपना बेटा एक टॉपिक खत्म हुआ, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तुम खुद सोचो, मैं लिखता हूं क्वेश्चन। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तुम लोगों को क्या लगता है कि अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है? कौन कौन से रीज़न है जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट है? तो अपन पढ़ते हैं कॉजेज। तो मैंने पहला आपको बोला डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, और ये बहुत बड़ा रीज़न था। देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है।
हमारे कंट्री में सब कुछ चेंज हो गया टाइम के साथ, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। बट अभी तुमने सुना हो थोड़ी दिन पहले गवर्नमेंट ने बोला है कि इस सेशन से या नेक्स्ट सेशन से कोशिश रहेगी ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया है, तो ये आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही फ्रूटफुल हो गया है। बट अब तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या था, थोड़ा बहुत डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, थ्योरेटिकल ज्ञान कुछ और मिल रहा है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही हो रहा है। तो इट रिक्वायर्ड टू बी चेंज, और अभी इन्होंने चेंज भी इसको कर दिया है। तो पहला मैंने रीजन बताया आपको, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी इज अराउंड 100 years old. Due to continuous change in the economic activities, the system does not fit the present scenario. और हमारी इकोनॉमी में अब सब कुछ चेंज हो गया है, तो ये एजुकेशन सिस्टम उस चेंज को देखते हुए फिट नहीं करता। तो द एजुकेशन सिस्टम इज इंडिया इज डिग्री ओरिएंटेड, नॉट जॉब ओरिएंटेड। क्योंकि सर हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम है डिग्री ओरिएंटेड। आप पढ़ाई कर लोगे आपको डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने यही बोला कि द एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री इज डिग्री ओरिएंटेड, नॉट जॉब ओरिएंटेड। ड्यू टू दिस द एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। और यही कारण है जिस कारण से एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो पहला रीजन क्या बताया मैंने बेटा आपको, कॉजेज। पहला मैंने बताया आपको डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। दूसरा रीजन है बेटा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज वेरी लो। अगर मैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट की बात करूँ ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा धीमी है। बिल्कुल है, हमारे यहाँ ग्रोथ तो होती है, बट सर वो ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है। सोचो 135 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर उसको ग्रो करना है तो कितना क्या आसान है। उस पॉपुलेशन को ग्रो करना इतना आसान काम नहीं है, और यही कारण है कि हमारी जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज वेरी लो, due to which the economy is unable to generate adequate amount of employment opportunity। और यही कारण है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि सर हमारे यहाँ जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो काफ़ी धीमी है, काफ़ी स्लो है। Moreover, the rate of labor force is much higher than the rate of employment opportunity। सुनना, एक बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पे अपने पास लेबर फोर्स कितनी अवेलेबल पता है? सपोज करो 1000 लोग हैं लेबर जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम ढूंढ रहे हैं, और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पता है कितनी है? वो है 50 या 100 मान लो। मतलब हम 100 लोगों को काम दे सकते हैं, बट हमारे यहाँ बेरोजगार 1000 लोग हैं, तो 900 लोग कहाँ जाएंगे बेटा? ये तो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे ना, बिकॉज हमारे यहाँ लेबर फोर्स तो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन सर अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट, एज कंपेयर टू द लेबर फोर्स। तो दूसरा रीज़न मैंने बताया बेटा आपको, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आया हो आपको दूसरा रीज़न भी आया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला क्या था बेटा? डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। सेकंड क्या था बेटा? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट आता है बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, और देख लो ना रिसोर्सेज तो बहुत कम है, बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बात करते हैं, द कॉन्स्टेंटली राइज इन द पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और इंडिया में सबसे बड़ा रीजन यही है किसका बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट का। इंडिया इज ट्रीटेड टू बी अ वर्कफोर्स कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कम्स अंडर द वर्कफोर्स ड्यू टू इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज। कुछ अजीब सी बात लगी, इन्होंने सिंपल सी ये बात बोली कि हमारे गवर्नमेंट ने इतने प्लान्स बना दिए, इतनी पॉलिसीज़ बना दी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, उसके बावजूद भी ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना ही पॉवर्टी कम हुई।
बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पढ़ता हूँ दोबारा। इंडिया इज स्टेटेड टू बी अ वर्कफोर्स कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कम्स अंडर वर्कफोर्स। ड्यू टू दिस, इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस पॉलिसीज एंड प्लान्स, द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू राइज। मतलब इतने प्लान्स बनाने के बावजूद भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने 3 कारण बताए बेटा आपको। पहला डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, दूसरा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नेक्स्ट आता है बेटा फॉल्टी प्लानिंग। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट में जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए, बट वो क्या वो उन प्लान्स और पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाई? नहीं सर। जो हमारे यहाँ प्लानिंग है वो कैसी है? फॉल्टी। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैंने अभी दिया कि सर जॉब कितनी है? 100। भाई एक गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ ना, आपको लॉजिकल बात करता हूँ आपसे। गवर्नमेंट जॉब की तुम तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की जॉब के लिए सीट है 500, कि गवर्नमेंट के पास पूरे इंडिया में 500 बच्चों को देने के लिए जॉब है और 500 सीट गवर्नमेंट दे सकती है। उस 500 सीट को पाने के लिए 5 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। उस 500 सीट को पाने के लिए 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जॉब तो केवल 500 को मिलेगी, बाकी 99,500 स्टूडेंट्स का क्या हुआ? वो भी 2 साल तैयारी कर रहे थे ना, उनके 2 साल तो खराब हो गए, उनके 3 साल तो खराब हो गए। दिस इज कॉल्ड फॉल्टी प्लानिंग। दिस इज कॉल्ड फॉल्टी प्लानिंग। पढ़ना, द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ आवर कंट्री इज नॉट प्राइमरीली डिजाइन्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 5-year plans are not efficient enough to absorb the increasing rate of unemployment for the country। गवर्नमेंट की जो भी 5-year plans आते हैं वो इतने केपेबल नहीं है कि उस अनएम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब कर सके। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, लास्ट ईयर मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, कंट्री में बढ़ता ही चला जा रहा है। मोर ओवर द प्लान्स कुड नॉट बी एबल टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ रूरल टू अर्बन एरियाज। और इनकी जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग लोगों को माइग्रेशन को भी नहीं रोक पा रही। ये लोग इतने केपेबल भी नहीं है कि रूरल एरिया के लोगों को वहीं की वहीं स्टे करवा दे कि आप अर्बन एरिया में माइग्रेट मत करो। बट हमारे यहाँ माइग्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हो क्या रहा है? रूरल छोड़ छोड़ के लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं बेटा? अर्बन एरियाज में। अर्बन एरिया के लोग तो खुद ही बेरोजगार बैठे हैं। अब गवर्नमेंट रूरल के लोगों को कहाँ से जॉब देगी? उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? दैट इज कॉल्ड फॉल्टी प्लानिंग। तो क्या क्या पढ़ा बेटा अपन ने? पहला पढ़ा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, दूसरा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, चौथा फॉल्टी प्लानिंग। नेक्स्ट आता है बेटा एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। देखो अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया में कैसी कंट्री है बेटा? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2 टेक्निक होती है बेटा, एक तो लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। अगर हमारी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव को फॉलो कर लेना तो बेटा हमारे यहाँ जो लेबर है वो क्या हो जाएगी बेटा? बेरोजगार। क्या हो जाएगी बेटा? अनएम्प्लॉयड। कहने का मतलब अगर हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज स्केल कंपनीज़ है, MNCs है, वो अगर मशीन पे काम करना स्टार्ट कर दे, अगर वो मशीन पे काम करना स्टार्ट कर दे तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। और एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। कई कंपनीज ने क्या करा? फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया, मशीन को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो जो लेबर थी उनकी ज़रूरत खत्म हो गई, तो वो लोग क्या हो गई बेटा? अनएम्प्लॉयड। पढ़ो देखो, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ लेबर इंटेंसिव कंट्री वेयर द अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स इज एक्सेप्शनली हाई। सच कंट्री शुड अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो ऐसी कंट्री को क्या अडॉप्ट करना चाहिए बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट इट कैन गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो हमारी कंट्री को सिट अडॉप्ट नहीं करना, लिट अडॉप्ट करना है। हमें कैपिटल इंटेंसिव अडॉप्ट नहीं करनी, हमें लेबर इंटेंसिव अडॉप्ट करनी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो such country should adopt labor intensive technique of production so that it can give employment opportunity to maximum number of people. But due to excessive use of technology and capital intensive technique of production,
सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर, और इसको यूज करने के कारण, उसको यूज करने के कारण लेबर की जगह क्या आ गई, आज कंपनीज में मशीनें आ गई। उससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गया। लास्ट कर लो बेटा, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, अंडर डेवलप्ड, सॉरी, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। देखो इंडिया जनरली किस पे इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर पे, कि हमारी बहुत ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व होते हैं बेटा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लेकिन तुम लोगों को पता है क्या, गवर्नमेंट ने आज तक कोई स्टेप नहीं उठाया इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। आज भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो कैसा है बेटा, अंडर डेवलप्ड है। कैसा है, अंडर डेवलप्ड। तो लोग इसको छोड़ छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, सेकेंडरी में और टर्शरी के अंदर। एक टाइम आएगा ये सेक्टर खत्म ही हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। पढ़ते हैं, द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज अंडर डेवलप्ड, इट प्रोवाइड्स ओनली सीजनल एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा आपको, सीजनल एम्प्लॉयमेंट। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री रिलाई ऑन द एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर does not provide stable job to farmers for a complete year. बट सर जो एग्रीकल्चर का सीजनल नेचर है वो फार्मर्स को कभी भी स्टेबल जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए अब धीरे धीरे फार्मर्स पे रिलाय होना बंद कर रहे हैं, क्योंकि सर लॉस भी लग जाता है, फिर स्टेबल जॉब भी नहीं है, भूखे थोड़ी ना मरेंगे। तो हमारा जो ये सेक्टर है कैसा है, अंडर डेवलप्ड। तो अपन ने पढ़े बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से पढ़े बेटा, पहला डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फॉल्टी प्लानिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी और अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। तो ये अपन ने कुछ एक पॉइंट्स पढ़े। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है बेटा रेमेडियल मेजर्स। हाँ पहले मैं इसको याद करा देता हूं आपको। अपन ने भी क्वेश्चन किया था बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहा था बेटा, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें मैंने आपको कितने 6 पॉइंट पढ़ाए, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। देखो एक डीएसपी था, डेप्यूटी जो भी होता है, उसने क्या करा, प्लानिंग करी कि अब जो भी मैं क्रिमिनल को पकड़ूंगा, चोरों को पकड़ूंगा, उनसे सच कैसे बुलवाया जाए। तो सच बुलवाने की उसने एक मशीन मंगवाई, उसने फॉरेन टेक्नोलॉजी मंगाई अपने थाने के अंदर। तो उसने अपने थाने में फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो डीएसपी ने क्या करा, प्लानिंग करी फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। तो डीएसपी ने क्या करी बेटा, प्लानिंग करी फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। तो देखो पहला डी से पॉइंट, डी से था बेटा डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या था बेटा अपना, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। तो डीएसपी ने प्लान करा फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करने का, तो उसमें अपने 5 पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो बेटा डी से डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एस से स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और पी से बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो डीएसपी से 3 पॉइंट याद हुए बेटा आपको, कौन कौन से, डी से डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एस से स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट बेटा प्लानिंग से 4th पॉइंट याद करो, फॉल्टी प्लानिंग, और फॉरेन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से अपन ने 5 पॉइंट याद कर लिए, और एक लास्ट पॉइंट था अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। तो अपन दोबारा से रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन था बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने पॉइंट पढ़े अपन ने, 6। कौन कौन से, याद करने का तरीका बेटा क्या था, डीएसपी की प्लानिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज करने की, डी से डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, एस से स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और फॉल्टी प्लानिंग और यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, और एक अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। तो ये अपना एक टॉपिक खत्म हुआ बेटा, कौन सा, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट।
रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए, मैं लिखता हूं। पहला लिखा मैंने एसिलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। गवर्नमेंट ने जीडीपी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करी। दूसरा, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो ये कुछ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने उठाए जिससे हम क्या कर सकते थे बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। ग्रोथ रेट को बढ़ाने, स्पीड अप करने की कोशिश करी, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। एनकरेजमेंट ऑफ SSI, that is small scale industries, and encouragement of self employment, लोगों को एनकरेज करा SSI खोलने के लिए, एनकरेज करा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप किसी और पे डिपेंड ना हो, आप कोशिश करो आप खुद को एम्प्लॉयमेंट दे सको। फिर दूसरा, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने कोशिश करी एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की, that is change in education system and change in technique of production, कि सर अब हम लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव। तो अपन एक 6 पॉइंट पढ़ने अपने को बेटा कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। तो आज की क्लास में आपको ये 6 पॉइंट याद करा देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में अपन को समझ लेंगे। तो पहले 2 पॉइंट आप याद करना, ए और बी। कैसे सर, एसिलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश करी, और कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो कौन कौन से 2 पॉइंट सर, एसिलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, दूसरा कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट 2 पॉइंट है बेटा एनकरेजमेंट के। तो पहले 2 तो आपने याद करे, कौन कौन से सर, एसिलरेटिंग, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब 2 मैं कराता हूं। कौन से 2 पॉइंट बेटा, एनकरेजमेंट के। कौन कौन से है, एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो पहले 2 पॉइंट, एसिलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, नेक्स्ट कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, और 2 पॉइंट कहेंगे बेटा एनकरेजमेंट के। कौन कौन से, एनकरेजमेंट ऑफ SSI, एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो 2 पॉइंट इजी जो आपने याद करे, 2 मैंने कराए, और 2 पॉइंट कहेंगे चेंज के। देखना, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो शुरू से करते हैं सर। पहला, एसिलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब 2 पॉइंट एनकरेजमेंट के हैं। क्या क्या एनकरेज करना है, एक तो सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और 2 पॉइंट चेंज के हैं। क्या चेंज करना है सर, एजुकेशन सिस्टम और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके से 6 पॉइंट याद होंगे। पहले 2 एसिलरेटिंग, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, अगले 2 एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगले 2 चेंज इन एजुकेशन सिस्टम और चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके से अपन 6 पॉइंट याद कर सकते हैं। ये 6 स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए थे बेटा रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये 6 पॉइंट याद हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्लीज़ यहाँ तक का आप लोग पार्ट पढ़ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।